गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ मेघा सोनी और आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की, जो कि आप सभी जानते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तीनों अलग अलग बुक्स के टॉपिक को एक बुक में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। तो इसमें अपन कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपन देखें कि चार कार्यकीय महत्व की शर्कराओं के नाम बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कौन सी यूनिट से है, सेकेंड यूनिट से। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, जिसमें हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म जो है वो उसकी स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का और लिपिड का मेटाबॉलिज्म। तो पहला है कि चार कार्यकीय महत्व की शर्कराओं के नाम बताइए। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। राइट द नेम ऑफ एनी फोर शुगर दैट आर फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट। दूसरा है शर्करा मेह या ग्लाइकोसूरिया को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ग्लाइकोसूरिया। तीसरा है व्युत्पन्न शर्करा को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव शुगर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे डेक्सट्रिन क्या है, व्हाट इज डेक्सट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सरल बसीय अम्ल कौन सा है, विच वन इज सिंपल फैटी एसिड। और किन्हीं चार यौगिक लिपिड के नाम बताइए। राइट एनी फोर कंपाउंड लिपिड्स नेम। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। डीएमिनीकरण क्या है, डिफाइन या व्हाट इज डीएमिनेशन। नेक्स्ट है आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा स्त्रावित होने वाले पाचक रसों के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ डाइजेस्टिव जूस दैट आर सेक्रेटेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ सलाइवा। काइन क्या है, व्हाट इज काइन। पाइसीकरण को परिभाषित कीजिए, इमल्सिफिकेशन को अपन को बताना है। दो उदरीय ग्रंथियों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ टू एब्डोमिनल ग्लैंड्स। कुफर कोशिकाओं के कार्य लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ कुफर सेल्स। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक विद एग्जांपल। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैंने इसको प्रिपेयर किया। सबसे पहला हम देखें कि चार कार्यकीय महत्व की मोनोसेक्राइड शर्कराओं के नाम बताइए। अब मोनोसेक्राइड में जो कि कौन कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है पेंटोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, पेंटोज शर्करा जो कि हम किस में पढ़ते हैं, डीएनए एंड आरएनए के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हम सभी जानते हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है, कार्यकीय महत्व की फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस से जो उपयोगी जो शर्कराएं हैं वो कौन कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड, गैलेक्टोज, पेंटोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा मेह या ग्लाइकोसूरिया को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ग्लाइकोसूरिया। तो रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए, 80 से 120 mg पर 100 ml। पर 100 ml ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 80 से 120 मिलीग्राम। जब रक्त शर्करा का स्तर रीनल थ्रेशोल्ड से या 180 mg पर 100 ml, मतलब 180 से 120 से ज़्यादा हो जाए, कितना, 180 mg पर 100 ml से बढ़ जाता है, तो मूत्र के साथ क्या होता है, शर्करा का एक्सक्रीशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि शुगर जो है वो यूरिन के साथ क्या होती है, बॉडी से बाहर निकलने लगती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, शर्करा मेह या ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें यहाँ पे ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ शुगर इन द यूरिन टिपिकली एसोसिएटेड विद डायबिटीज और किडनी डिजीज। ठीक है, मतलब कि ये उत्पन्न करती है किसको, यूरिन शुगर को या फिर किडनी की डिसऑर्डर्स को क्या करती है, उत्पन्न करती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, व्युत्पन्न शर्करा के उदाहरण लिखिए। राइट द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव शुगर्स। मतलब कि वे शुगर, वो शर्कराएं जो किसी अन्य पदार्थों से क्या होती है, उत्पन्न होती है या बनती है, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहली कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। नेक्स्ट है डी ग्लूकोसामाइन और डी गैलेक्टोसामाइन। ये जो है वो कैसी है, डेरिवेटिव शुगर्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है डेक्सट्रिन क्या है, व्हाट इज डेक्सट्रिन। वह पदार्थ जो यह वह पदार्थ है जो स्टार्च के जल अपघटन के दौरान बनता है। किसके जल अपघटन के दौरान, स्टार्च जो है उसका जल अपघटन होता है। और आंशिक रूप से पचे हुए स्टार्च कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं। डेक्सट्रिन्स आर ए ग्रुप ऑफ लो मोलिकुलर वेट
कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च के जल अपघटन के दौरान बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट हम बात करें सबसे सरल वसीय अम्ल कौन सा है, विच वन इज सिंपल फैटी एसिड। तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो कौन सा है, सबसे सरल वसीय अम्ल है। यह प्राणियों के मूत्र तथा पसीने में पाया जाता है और चींटियों में महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कार्य करता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, मूत्र के अंदर और पसीने के अंदर पाया जाता है। और जो चींटियां होती है, ठीक है, एंड्स के अंदर क्या होता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है, प्रोटेक्शन इनको क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कोई भी चींटी काटती है, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे हमारे बॉडी पे उस जगह पे क्या होता है, रेड रेड हो जाता है। ठीक है, और खुजली भी आने लगती है। तो वो किसके कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, फॉर्मिक एसिड। इट इज प्रेजेंट इन यूरिन एंड स्वेट ऑफ एनिमल एंड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल इन एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि ये 4 यौगिक लिपिड के नाम बताइए, राइट एनी 4 कंपाउंड लिपिड नेम। तो पहला जो है वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फेटिडिक अम्ल। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, जो कि है, इसका उदाहरण कौन सा है, केरोसिन। नेक्स्ट है गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, गैंग्लियोसाइड्स एन एसिटाइल म्यूरेमिनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लिपोप्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। तो इस प्रकार से ये क्या है, यौगिक लिपिड मतलब कि 2 अलग अलग संरचनाओं से मिलकर बने हुए जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, यौगिक लिपिड। नेक्स्ट बात करें ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः 0.12 से कम होने पर यकृत ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह ग्लूकोज रक्त धारा में मुक्त होकर रक्त ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, सामान्य बना देता है। मतलब कि ग्लूकोज स्तर जो है वो कम हो जाता है, तो यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इससे क्या होता है, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य बना देता है। मतलब ये जब ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर सिक्रेट होगा तो रक्त के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज स्तर सामान्य हो जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस बाय विच glycogen, the primary carbohydrate stored in the liver and muscle cells of animals, is broken down into glucose to provide immediately energy and to maintain blood glucose level during fasting। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करें विएमिनीकरण क्या है, व्हाट इज विएमिनेशन। तो एमिनो अम्ल के नाइट्रोजनी समूह का क्या होता है, अमोनिया के रूप में अपनयन, उनके अपघटन की क्या है, ये प्रथम अवस्था है। अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के अपनयन की प्रक्रिया को, जिसके द्वारा यह कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित होता है, कीटो अम्ल में परिवर्तित होता है, इसे ही क्या कहते हैं, विएमिनीकरण, डीएमिनेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एन अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड बाय द रिमूवल ऑफ अमीन फंक्शनल ग्रुप एस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के रूप में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा, कीटो अम्ल। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, विएमिनीकरण। अब हम नेक्स्ट बात करें आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा स्रावित होने वाले पाचक रसों के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ डाइजेस्टिव जूस दैट आर सेक्रेटेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल हम सभी जानते हैं जो कि किसमें, डाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, आहार नाल। और आहार नाल के अलग अलग भाग है, कौन कौन से, माउथ से लेकर एनस तक। ठीक है, तो इसमें सिक्रेट होने वाले जो रस है, पाचक रस, वो कौन कौन से है, सबसे पहला हमारे माउथ में कौन सा है, सलाइवा लार। दूसरा है इंटेस्टाइनल जूस। तीसरा है जठर रस, पित्त रस। ठीक है, और अग्नाशयी रस, पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, बाइल जूस, है ना। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जूस है जो कि हमारे भोजन में क्या करते हैं, भोजन के डाइजेशन में, पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करें लार का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ सलाइवा, तो कितना होता है, 6.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपके ये तीनों पेपर ऐसे हैं, या हम बीएससी की बात करें फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर, तो हर एक पेपर आपका, हर एक पेपर जो है
उसमें से हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ये सभी प्रश्न जो है यहाँ पे थर्ड ईयर में तो आपके काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम में भी आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये लार का पीएच कितना होता है, 6.7। नेक्स्ट है काइम क्या होता है, काइम क्या है, तो आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करने वाला भोजन अर्धद्रव्य अवस्था में होता है, आंशिक रूप से पचित इस भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। मतलब कि आंशिक रूप से पचित भोजन, जब वो स्टमक में ये भोजन जाता है तो ठीक है, वो किसमें, अर्ध पचित अवस्था में होता है, मतलब द्रव के साथ मिलकर ये अर्ध द्रव, ठीक है, जो फूड बोलस होता है वो कैसा होता है, सेमी लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और आंशिक रूप से ये पचा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, काइम। द पल्पी एसिडिक फ्लूइड व्हिच पासेस फ्रॉम द stomach to the small intestine consisting of gastric juices and partially digested food। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पाइसीकरण को परिभाषित कीजिए। इमल्सिफिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। पाइसीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। ठीक है, मतलब कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था वो क्या होती है, ड्रॉपलेट्स में टूट जाती है। इन बूंदों पर एंजाइम पैनक्रिएटिक लाइपेज आसानी से क्रिया करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, एंजाइम जो काम करेगा वो कौन सा है, पैनक्रिएटिक लाइपेज, और ये क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। पाइसीकरण की क्रिया में पित्त लवण सहायता प्रदान करता है। पाइसीकरण की क्रिया आहार नाल में वसा के पाचन तथा अवशोषण में क्या होती है, सहायक होती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पाइसीकरण की क्रिया जो है वो कहाँ पे सहायक होती है, तो कहाँ पे सहायक होती है, आहार नाल के में वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होती है। इमल्सिफिकेशन इन डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन duodenum into small droplets, creating a large area where the pancreatic lipase enzyme can work to digest fat into fatty acid and glycerol। मतलब कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बनना किसके द्वारा सहायक है, इमल्सिफिकेशन के द्वारा। द एक्टिविटी ऑफ द बाइल सॉल्ट हेल्प टू इमल्सिफाई, मतलब कि ये जो है, ठीक है, बाइल सॉल्ट जो है, पित्त लवण जो है वो क्या होता है, इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करें दो उदरीय ग्रंथियों के नाम बताइए, एब्डोमिनल ग्लैंड्स। तो हम सभी जानते हैं, जैसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ रखी है, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी हमने पढ़ा था, सबसे पहला कौन सा है, पैनक्रियास, उदरीय ग्रंथियां, अग्नाशय और लीवर। अब ये जो अग्नाशय है वो कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है एज वेल एज एंडोक्राइन होती है। हम सभी जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, और अपने द्वारा क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है, डक्टलेस होती है। लेकिन पेनक्रियास जो है वो क्या है, एज ए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। क्यों एक्सोक्राइन, क्योंकि ये क्या करती है, एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है, और उसी के साथ साथ हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। जैसे पेनक्रियास का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, इसमें हमने लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पढ़ी, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें हमने 3 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पढ़ी, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल, जो कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन। ठीक है, और एग सेल्स जिनका अभी तक कोई भी कार्य ज्ञात नहीं है। लीवर, ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, यकृत। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे, थायराइड ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, लीवर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 14 कुफर कोशिकाओं के कार्य बताइए, राइट द फंक्शन ऑफ कुफर सेल्स। अब ये हमने पढ़ रखा है, कुफर सेल्स जो कि कहाँ पे पाई जाती है, लीवर के अंदर। यह कोशिका यकृत में पाई जाती है एवं बृहद भक्षकाणु क्रिया प्रदर्शित करती है। यह कोशिकाएं जीवाणु, बाहरी हानिकारक कणों एवं टूटी फूटी लाल रक्त कणिकाओं का क्या करती है, भक्षण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, कुफर सेल्स। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, कहाँ पे पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, बृहद भक्षकाणु क्रिया प्रदर्शित करती है। यह कोशिकाएं क्या करती है, जीवाणु, बाहरी हानिकारक कणों एवं टूटी फूटी लाल रक्त कणिकाओं का क्या करती है, भक्षण करती है। फाउंड इन लीवर, मेनली वर्क एज phagocytic in nature, it engulf bacteria, foreign particles and damage RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जितने भी प्रश्न बताए ये आपके एग्जाम में
कहीं ना कहीं आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिफाइन अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। एक अमोनोटेलिक जीव घुलनशील अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अमोनिया जो उत्पाद या अपशिष्ट बनाता है वह अत्यधिक विषाक्त होते हैं, अत्यधिक घुलनशील, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण अधिकांश जलीय जंतु जिसमें प्रोटोजोवन, क्रस्टेशियन, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिनिडेरियन, पोरिफोरंस, इकाइनोडर्म, फिश, लार्वा, टेडपोल्स ऑफ एम्फीबियंस अमोनोटेलिक। मतलब कि जितने भी एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, अमोनोटेलिक होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर अमोनिया का एक्सक्रीशन होने लग जाए, अमोनिया क्या है, बहुत ही हानिकारक होती है ना। और अगर हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनने लग जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब वाटर के अंदर क्या होता है, अमोनिया जो एक्सक्रीट होती है वो क्या होती है, फ्यू क्वांटिटी के अंदर होती है, और वाटर जो होता है वो क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो वो अमोनिया वहाँ पे क्या हो जाती है, घुल जाती है। इसलिए जितने भी एक्वेटिक सिस्टम में ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक जीव यूरिया के रूप में अतिरिक्त नाइट्रोजन क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। यूरिया कम विषाक्त है और अमोनिया की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कम विषाक्त होती है, किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में। उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं, कार्टिलेजिनियस मछलियाँ, कुछ बोनी फिशेस होती है, वयस्क उभयचर और मानव सहित स्तनधारी भी शामिल है। ठीक है, मैमल्स हो गए, कुछ कॉन्ट्रिक्टिन फिशेस हो गए, कुछ ऑस्टिक्टिन फिशेस हो गए। ठीक है, कुछ एडल्ट जो है वयस्क उभयचर हो गए, एम्फीबियंस। तो ये क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। और नेक्स्ट बात करें यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिकोटेलिक जीव जो कि यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक जीवों का उत्सर्जन आमतौर पर सफेद पेस्ट और अघुलनशील ठोस या अर्ध ठोस होता है। यूरिक एसिड को बाहर निकलने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि ये इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसा होता है, सेमी सॉलिड प्रकार का होता है, अर्ध ठोस होता है। इनको पानी की जो है वाटर एब्जॉर्प्शन की दर इनमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो उदाहरण के लिए देखें तो जीवों में स्थलीय आर्थ्रोपोड्स जितने भी कीट होते हैं वो कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक। छिपकली वो भी कैसे होती है, यूरिकोटेलिक। स्नैक जो होता है वो भी कैसा होता है, यूरिकोटेलिक। और पक्षी होते हैं वो भी कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक एनिमल्स and ammoniotelic organism excrete nitrogenous waste as soluble ammonia. Ammonia, the product or waste formed in, is highly toxic, highly soluble, therefore needs plenty of water for its excretion. Example, most of the aquatic animals including protozoans, crustaceans, platyhelminthes, cnidarians, poriferans, इकाइनोडर्म्स, फिशेज, लार्वा, टेडपोल्स ऑफ एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यूरियोटेलिक एनिमल्स से। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट एक्सेस नाइट्रोजन एज यूरिया। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड नीड लेस वाटर इन comparison to ammonia. The uricotelic organism excretes uric acid or its salt. It, in contrast to ammonia and urea, uric acid is the less toxic and the most limited soluble in water. It can be stored in cells and body tissue without toxic effect and thus needs the least water and is a highly efficient mode of excretion in comparison to other method. Example देखें हम तो example यूरिकोटेलिक organism includes cartilaginous यूरियोटेलिक organism include cartilaginous fishes, few bony fishes, adult amphibians and mammalians, including humans. Next, uricotelic animals, the species that excrete uric acid waste are called uricotelic organism. The excrete of uricotelic organism is typically white paste and insoluble, solid or semi-solid, needs very little water just to flush out the uric acid. Example, uricotelic organism include terrestrial arthropods including insect, lizard, snake and birds. तो यहाँ पे हमारे जो 15 क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिट से ये क्या है, 15 क्वेश्चन है जो कि आपके जैसा आपको पेपर पैटर्न पता है, आपके हर यूनिट से क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, जैसे अगर आपका 60% सिलेबस आता है तो आपके
6 क्वेश्चन आपको करने होंगे, पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट फिर 15 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे ही ओवर होती है। थैंक यू सो मच।